और अब आपकी आवाज उठाने वाला शो घंटी बजाओ। आज घंटी बजाओ में हम उस मुद्दे को आवाज दे रहे हैं जिसके बिना हमारा जीना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 50% लोगों को ही पीने का साफ पानी मिल पाता है और देश के 480 जिले तो ऐसे हैं जहां ग्राउंड वाटर बहुत कम हो चुका है। तो नतीजा हर बार गर्मियां आते ही शहर शहर गांव गांव पानी का संकट नजर आने लगता है। और यह स्थिति इसलिए है क्योंकि तमाम सरकारें पानी की समस्या को दूर करने के नाम पर वोट तो लेती हैं, लेकिन सारे दावे हवा हवाई ही साबित होते हैं। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि आजादी के दशकों बाद भी लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मैसर नहीं। तो घंटी बजाओ में पहले देखिए राजस्थान का हाल और 8422840000 पर घंटी बजाएं। भर के पागल हो गए हमको पानी। 15 मिनट 20 मिनट नलाओ जे भी खारा पानी को आओ। राजस्थान का एक जिला है पाली, तो यहाँ पर भूजल स्तर लगभग खत्म हो चुका है। ये पूरा जिला डार्क जोन घोषित है। पढ़ाई छोड़ दी पानी के लिए। पानी लेने ऐसे कितनी बार आते हो? 10 बार। 10 बार साइकिल से? हाँ। लेकिन लगता है कि पानी देने वाला सरकारी सिस्टम इस पाइप की तरह सड़ चुका है। गंदा है ये पानी। गंदा है तो क्या है, मजबूरी है, पीना पड़ता है। तो साफ पानी नहीं आता आपके यहाँ? नहीं आता है। रात को 12 बजे लाइन में लगना पड़ता है टंकी पे, यहाँ भी पानी खत्म हो जाता है। क्या करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे बिना पानी। दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग तस्वीरें, लेकिन इन दोनों तस्वीरों में सवाल एक ही है। क्या लोगों को पीने का साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? आखिर क्यों हर बार गर्मियों की शुरुआत होते ही देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं? एक तरफ है मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, दूसरी तरफ है राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश के सीहोर के इस गांव में करीब 6500 लोगों की प्यास बुझाने के लिए सिर्फ एक कुआं है, जिस पर दिन भर इसी तरह पानी के लिए संघर्ष चलता रहता है। तो राजस्थान के अलवर में पानी के लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अलवर के जिस इलाके में इन महिलाओं ने सड़क जाम की, इत्तेफाक से उसी सड़क के किनारे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक पोस्टर लगा है, जिसमें वो अलवर जिले में निवेश की अपील करते नजर आ रहे हैं। पर सवाल है, जिस जगह पर सरकार पीने का पानी तक मुहैया नहीं करा पा रही, वहाँ कोई निवेश करने क्यों आएगा? इन महिलाओं का कहना है कि बात सिर्फ गर्मियों के मौसम की नहीं है। पिछले कई महीनों से यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पानी की समस्या 3 दिन में नल आता है, 3 दिन में 1 दिन ना खोल रहा है और आज चौथा दिन है, आज नल भी ना खोलो। तुम्हारे लिए पानी है ही ना है। आ ही नहीं रहा, एक बाल्टी आ जाता आगे नहीं आता है, पानी आता ही नहीं, बिल्कुल भर के पागल हो गए हम तो पानी। पानी की परेशानी की ये कहानी किसी एक जिले की नहीं। राजस्थान के पाली में हालात ये हैं कि अब वहां पानी पहुंचाने के लिए ट्रेन भेजने की तैयारी हो रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा पाली के पीठू गांव पहुंचे तो वहां लोग इस तरह के गंदे पानी को भरते नजर आए, क्योंकि साफ पानी पूरे गांव में कहीं मिलता ही नहीं। बात तरक्की की होती है, इंसान के चांद पर पहुंच जाने की होती है, लेकिन जमीन पर इंसान की मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर बात पाली जिले के भूजल स्तर की जाए तो यहाँ पर भूजल स्तर लगभग खत्म हो चुका है। ये पूरा जिला डार्क जोन घोषित है और इसी के चलते यहाँ पर हैंडपंप या किसी तरीके की खुदाई पर पाबंदी लगी है। लेकिन पाली के रोहित इलाके में अगर बात की जाए लोगों को पानी किस तरह से उपलब्ध है, तो उसकी बानगी आप इस पानी से समझ सकते हैं। मैं इस वक्त रोहित के बीठू गांव में हूं।
तकरीबन 5000 की आबादी वाला ये गांव, और ये पानी आप देख सकते हैं जो टैंकरों के जरिए कुछ इस प्रकार के टांकों में पहुंचाया जाता है और उसके बाद सार्वजनिक वितरण की जो टंकियां हैं जिसे GLR कहा जाता है, उनके जरिए लोग पानी भरते हैं। ये पानी न सिर्फ गंदा है बल्कि खारा भी है, लेकिन लोगों की मजबूरी है इसे पीना, क्योंकि गांव की एकमात्र पानी की टंकी में टैंकरों से यही पानी सप्लाई किया जा रहा है। गांव की तमाम महिलाओं की तरह प्रिया रोज करीब 12 किलोमीटर दूर से ये पानी भरने आती हैं और इसी पानी भरने के काम के कारण ही उससे अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? पानी की वजह से। क्या दिक्कत थी? मतलब पानी नहीं था तो पानी भरना पड़ता है। ये पीने लायक है पानी? पीने लायक नहीं, लेकिन पीना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है। 10वीं में पढ़ने वाले सुखदेव के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन बजाय तैयारी करने के उसे पानी भरने के लिए आना पड़ता है। पानी लेने ऐसे कितनी बार आते हो पूरे दिन में? 10 बार। 10 बार साइकिल से? हाँ। और कहाँ है तुम्हारा घर? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाओगे? नहीं, रात को पढ़ता हूँ। रात को पढ़ते हो? यानी पाली के तमाम गांव में बच्चों से लेकर बड़े तक पानी के इंतजाम में लगे हैं। कोई बाइक से, कोई साइकिल से, कोई घंटों पैदल चलकर पानी लाने जा रहा है। रोहट के करीब 84 गांव की हजारों की आबादी सरकारी टैंकर से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं निजी टैंकर मालिक। आप जयपुर से जो लाते हो वो सरकारी पानी है क्या? सरकारी पानी है। वो मीठा पानी है। ये बताओ वो कितने रुपए देते हो आप उसके? 135 रुपए देते हैं एक को देते हो? वाटर बॉक्स में। मतलब सरकार के अंदर 135 जमा कराते हो? आज जाते हैं तो कल भरवाते हैं, 2 दिन लगते हैं। 700 रुपए का डीजल जल जाता है। फिर हमारी मजबूरी होकर ऐसे 2000 रुपए लेते हैं। मुझे अगर आपसे टैंकर डलवाना है तो 2000 रुपए लोगे आप? 2000 रुपए। लेकिन आप कह रहे हो कि 135 रुपए देते हो और 2000 रुपए लेते हो, 700 रुपए का डीजल है, और बाकी हमारी बचत होती है, हमारी मजदूरी होती है, वो बचती है। अगर मैं गांव का ये पंचायत का सदस्य भी हूँ, मेरी ये हालत है तो मेरे गांव के और भी मतलब पब्लिक की क्या हालत होगी? नहीं, पर आप 2000 रुपए दोगे? देना पड़ेगा सर, मजबूरी है हमारी, कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। रोहट के तमाम गांव में पानी की इस किल्लत की वजह है सरकारी सिस्टम की नाकामी। करीब 20 साल पहले जोधपुर के कुडी इलाके से मीठा नहर पानी पहुंचाने के लिए करीब 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी। ये पाइपलाइन रोहट तक आ रही है, लेकिन रख रखाव की कमी की वजह से ये पाइपलाइन जर्जर हो गई। पानी की भीषण किल्लत को झेल रहे रोहिट में इस तरीके की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि रोहिट के 84 गांवों में आज हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लेकिन लगता है कि पानी देने वाला सरकारी सिस्टम इस पाइप की तरह सड़ चुका है। आप ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं, दरअसल ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था, और अगर ये प्रयोग जारी रहता तो शायद रोहिट और पाली के सैकड़ों गांवों को प्यासा नहीं रहना पड़ता। आप देख सकते हैं कि साल 2002 में डली हुई इस पाइपलाइन का क्या हाल हो चुका है, और ये तो वो पाइपलाइन है जो जमीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ऐसे में जमीन के भीतर पाइपलाइन का क्या हाल होगा? क्या उससे पानी की सप्लाई की जा सकती है? क्योंकि जैसे ही जोधपुर के कुड़ी से पानी छोड़ा जाता है तो लीकेज की वजह से ये पानी आगे ही नहीं बढ़ पाता। अब फिर एक बार जलदाय विभाग ने करोड़ों रुपए का DPR बनाकर इस पाइपलाइन के मरम्मत का काम शुरू किया है। जो सड़ चुके हैं उनको बाहर निकाल दिया, जो पुरानी लाइन है उनको बाहर निकाल दी, जो नई डालनी है वहाँ नहीं डालते हैं। 15 अप्रैल तक ये पाइपलाइन लगभग सही हो जानी चाहिए। अगर वो सही हो जाएगी तो इंदिरा गांधी का जो मीठा पानी है, वो जो रोहिट सेक्शन है उसमें जो खारे पानी का थोड़ा सा मिक्सर है वो नहीं होगा। सवाल है, इतने सालों में इस पाइपलाइन को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पाली गांव से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। घंटी बजाओ में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहां शिवराज सरकार जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पानी पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के करीब 2500 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां पीने के साफ पानी का कोई इंतजाम ही नहीं। अब आप खुद सोचिए, जिस अस्पताल में लोग जान बचाने के मकसद से जाते हैं, वहां अगर पीने का पानी भी ना हो
तो बदहाली का आलम क्या होगा। ये पानी ऐसा है जिसे इंसान तो क्या जानवर भी नहीं पी सकते। लेकिन मध्य प्रदेश के गुना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों और मरीजों के लिए पानी का सिर्फ यही एक जरिया है। ये भी नहीं होता अगर अस्पताल के कर्मचारी खुद पैसा जमा कर इस कुएं को नहीं खुदवाते। बावजूद इसके प्रशासन को शर्म नहीं आई और अस्पताल में पानी की व्यवस्था करना तो दूर, इस कुएं को साफ करवाने तक के लिए कोई पहल नहीं की गई। यहाँ पीएससी मार्केट में पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है और सभी स्टाफ ने कलेक्शन करके ये कुआं बनवाया है अभी, तो इसको अभी सफाई करवा के इसका यूज करेंगे। गुना के बाकी स्वास्थ्य केंद्रों का भी यही हाल है। कहीं सिर्फ हैंड पंप लगा है, कहीं वो भी नहीं, जबकि इन हेल्थ सेंटर्स पर आसपास के 100 गांव के लोग निर्भर हैं। बावजूद इसके पानी को लेकर ये घोर बद इंतजामी क्यों है, ये सवाल हमने जिले के डीएम से किया। को पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लाइट्स नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ के लिए देखिए, वैसी स्थिति के लिए हम लोग कोई भी शासकीय जो भवन होंगे आसपास में उसको हम चेक करा लेंगे। इस मैटर को परीक्षा संज्ञान में लेते हैं हम लोग, उसको भी चेक करा लेंगे। पानी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के दावे बड़े हैं। जोर शोर से घर घर नल योजना का प्रचार हो रहा है, लेकिन सच्चाई सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में देखिए। योजना के नाम पर नल लगा दिए गए, लेकिन इन नलों से पानी कब बहेगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए तो सीहोर का बिछौली उप स्वास्थ्य केंद्र भी पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी आशा है बाल्टी से पानी भर के यहाँ लाती है, तब हमारे रोज के काम हो पाते हैं। एमपी का एक और वीआईपी जिला है छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिला। यहाँ कुछ महीने पहले ही करोड़ों की लागत से इस मेडिकल कॉलेज को बनवाया गया था, लेकिन 600 बेड वाले इस 5 मंजिला अस्पताल में पानी ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती है। अस्पताल के इस हिस्से में पानी के लिए नल लगाए गए थे, लेकिन आज आधे से ज्यादा या तो गायब हैं या उनमें पानी नहीं आता। हैरानी की बात तो ये कि पानी का ये संकट सिर्फ एक अस्पताल में नहीं है। अस्पताल में पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं है, पानी नहीं है, वो टंकी में। तो पानी लेने आप कहाँ आते हैं? यहाँ पे आया। पूरे छिंदवाड़ा में करीब 290 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही हैं, जहां पानी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं। इसी तरह डिंडौरी के 188, शिवपुरी के 173, भिंड के 168, मंदसौर के 160, रतलाम के 151, सिवनी के 129 और गुना में 100 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र बिना पानी के चल रहे हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में यही हाल है। इस लिस्ट को देखिए, जिसके मुताबिक आदिवासी और पिछड़े जिलों से लेकर इंदौर और भोपाल जैसे शहरों के अस्पतालों में पानी का बड़ा संकट है। कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में 2228 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां मरीजों और उनके परिजनों के लिए पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं। वो सरकार जो कह रही है घर घर नल देंगे, घर घर नल देंगे। बुरहानपुर जैसे शहर में कहा कि हमने वहाँ घर घर नल दे दिया है, उसमें उन्होंने प्रोग्राम भी किया, लेकिन अस्पतालों में नल नहीं है। अगर वहाँ पानी नहीं है तो वो मरीज तो बगैर पानी के उसी में उसकी मौत हो जाएगी। हमने राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से इस बारे में सवाल किया। उन्होंने माना कि अस्पतालों में पानी की किल्लत है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में पानी की किल्लत नहीं, उस सबकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। इन दिनों सरकारों का जोर स्वास्थ्य के नाम पर ऐसी बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें खड़ी करना है और फिर इन इमारतों के बाद वहां पर महंगे उपकरण और दवाइयों की खरीदी करना है। अब ये अलग बात है कि फिर अस्पतालों में दवाई बांटने के लिए भले ही फार्मासिस्ट न हो या महंगे मशीन चलाने के लिए वहां पर टेक्नीशियंस की कमी हो, मगर सबसे बुरी बात तो यही है कि अस्पताल आने वाले मरीजों को भी पानी नहीं मिल रहा है। यदि अस्पताल आने वाले मरीज और उसके परिजन प्यासे रह जाते हैं तो फिर भला ऐसी इमारतों पर क्या इतराना। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज। नमस्कार, घंटी बजाओ में एक बार फिर से आपका स्वागत। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। पहले दिल्ली और अब पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी के गढ़ में एंट्री मारने की कोशिश में लग गई है। हिमाचल प्रदेश में तो पार्टी को सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही।
तो आम आदमी पार्टी ने इस साल चुनाव में जाने वाले राज्य गुजरात में पांव फैलाना शुरू कर दिया। इसी वजह से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर पहुंचे। वो कल अहमदाबाद गए। आज उन्होंने गुजरात के कुछ स्कूलों का दौरा भी किया। कोई आदमी 1 मिनट नहीं खड़े हो सकता और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आके 7 घंटे पढ़ लेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक विवाद और विवाद को बढ़ाने का आम आदमी पार्टी का ये अंदाज। गुजरात के भावनगर में मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार के स्कूलों का जायजा लिया। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी का काम देखने के बहाने मनीष सिसोदिया गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी की हालिया टिप्पणियों के बाद उन्हें निशाने पर लेने का काम करते नजर आए। कोई आदमी 1 मिनट नहीं खड़े हो सकता और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आके 7 घंटे पढ़ लेंगे। ये महिला टीचर 7 घंटे पढ़ा लेंगी एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ टॉयलेट्स तक नहीं है। गुजरात के जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं जीतू भाई जी, उनके परिवार का एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी है। जीतू भाई के परिवार को सरकारी प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज चलाना अच्छे से आता है, वो बहुत शानदार चल रहा है। सरकारी स्कूल चलाने में फेल है, प्राइवेट स्कूल अपने परिवार का अच्छे से चलाना आता है। आम आदमी पार्टी गुजरात की बीजेपी की सरकार को शिक्षा में पिछले 27 सालों में किए गए काम के आधार पर घेरना चाहती है और इस आग में घी डालने का काम किया है गुजरात में शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के एक बयान ने, जिसमें उन्होंने हाल ही में कहा था जिन लोगों को गुजरात के स्कूल पसंद नहीं वो दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने 27 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में क्या काम किया है। मैं राज्य में स्कूलों को देखने के लिए गुजरात जाऊंगा और इस वादे को पूरा करते हुए मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंच गए। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा नहीं कर पाई कि वहाँ कम से कम यार मकड़ी के जाले तो ना हो, कम से कम वहाँ पीने का पानी टॉयलेट की व्यवस्था तो हो जाए। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? अपने शिक्षा मंत्री के इलाके में उनके ऐसे स्कूल हैं। तो मनीष सिसोदिया का कहना है कि गुजरात के लोगों ने विधानसभा चुनाव में आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना जनादेश देने का मन बना लिया है। उनकी सरकार ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकती है। और अब अगली खबर, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमैया पर आरोप है कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए उन्होंने करीब 57 करोड़ रुपए जमा किए थे। उन्होंने इन पैसों को राज्यपाल कार्यालय में जमा न कराकर उसका गबन किया। इस मामले में जब मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया तो उसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने मुंबई सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, अग्रिम जमानत अर्जी दायर की। हालांकि कोर्ट ने किरीट सोमैया की अर्जी को खारिज कर दिया। इसी मामले में आज अदालत ने किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की अर्जी भी खारिज कर दी। महाराष्ट्र में आईएनएस विक्रांत चंदा मामला तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि 57 करोड़ जमा करने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। उस समय हम सिर्फ 11,000 रुपए जमा कर पाए थे और कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई कोष नहीं था जिसके कारण उन्होंने वो पैसे अपनी पार्टी को दे दिए थे। आज मिस्टर नील सोमैया और किरीट सोमैया का एबीए एप्लीकेशन था। पूरा 2 घंटे सुनने के बाद आज जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। तो अभी हम सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। वो जो 11,000 का अमाउंट था, जो कलेक्शन अमाउंट था, जज का ये मानना है कि वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ है। इसके बाद विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा कि 57 करोड़ की हो या 11,000 की आईएनएस विक्रांत के नाम से पैसा जमा हुए हो,
तो उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ आईएनएस विक्रांत के लिए ही होना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। घरत ने कोर्ट को बताया कि इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए इनकी कस्टडी की आवश्यकता है। से चर्चगेट स्टेशन के बाहर पैसे जमा किए या उन्होंने एडमिट किए। उन्होंने दोनों जन के, दोनों आरोपी और जो एप्लीकेंट्स है, दोनों ने अपने अपने फोटो भी दिए जिसमें उन्होंने विक्रांत के टी शर्ट पहने हैं, जिसमें उन्होंने डिब्बे में, जिस डिब्बे पे विक्रांत लिखा है ऐसे डिब्बे में वो पैसा जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए सवाल पैदा होता है कि ये जो पैसे इन्होंने जमा किए, राजभवन अगर रिप्लाई देते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई पैसा आया नहीं, तो इन्होंने इस पैसे का क्या किया। इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील संदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद 2000 रुपए का चंदा दिया था और सिर्फ 11,000 जमा करने की बात झूठी है, क्योंकि उस दौरान खुद उन्होंने ट्वीट कर 140 करोड़ जमा करने की बात कही थी। जब उन्होंने चर्चगेट स्टेशन पे 2000 रुपए की देनगी दी, आईएनएस विक्रांत एक सैनिक है, सैनिक की भावना एक अलग भावना होती है। उनके मन में आया कि भैया ये 2 बार युद्ध में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ आईएनएस विक्रांत का बहुत अहम भूमिका रही है। उस अहम भूमिका के नाते उसको म्यूजियम बनाने के लिए और उसके लिए संरक्षण के लिए अगर कुछ देना चाहिए तो उन्होंने अपने जेब से 2000 रुपए निकाल के दिया था चर्चगेट में। और उनका ऐसा अंदाज था कि वहां पे कई सारी पेटियां रखी थी और तमाम लोग इकट्ठा होकर दे रहे थे, उन्होंने भी दिया। दरअसल आरोप यह है कि साल 2013-14 में भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए पैसे जमा किए जाएं। इस मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के साथियों ने मिलकर जनता से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि इन पैसों से आईएनएस विक्रांत की मरम्मत कराई जा सके। इस मामले के सामने आने के बाद शिवसेना को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। तो बात सामने आई है कि हजारों नहीं तो करोड़ों रुपया जमा किया है। आप कितने दिन भागते फिरे, आप दूसरों को बहुत सलाह दे रहे थे, तो ठीक है, फिर आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो, आप कहां छुप गए हो। और अब खबर नीरव मोदी से जुड़ी हुई। बैंक लोन घोटाले मामले में देश छोड़कर भागे हुए नीरव मोदी का जो करीबी सुभाष परब इजिप्ट से गिरफ्तार हुआ था, उसे आज अदालत ने 4 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। परब को आज सुबह ही मुंबई लाया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर परब को 26 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के केस में अभी सुभाष परब इनको कैरो से मुंबई पुलिस लेके आई, सीबीआई ने अरेस्ट किया। सीबीआई की तरफ से उनकी कस्टडी के लिए डिमांड किया गया कि उनके इंटरोगेशन से पता चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पीएनबी बैंक को सबमिट किए थे, कौन से नहीं। तो हमारी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स रहे कि जो भी मटेरियल है डॉक्यूमेंट्री नेचर में है, और जो मेन आरोपी है नीरव मोदी जो है वो लंदन के कोर्ट में लंदन प्रिजन में ऑलरेडी अरेस्टेड है, और जो मेहुल चोकसी है ही इज एब्सकॉन्डिंग। मेरे क्लाइंट का रोल है, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय, सो उनका कस्टडी इतना रिक्वायर्ड नहीं है। सुभाष को आज सुबह भारत लाया गया, जिसके बाद दोपहर में उसे रिमांड के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था। नीरव मोदी के एक करीबी सहयोगी सुभाष को मिस्र के काहिरा में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने जब 6,500 करोड़ रुपए के पीएनबी लोन धोखाधड़ी मामले में भारत में जब सुभाष के खिलाफ मामला दर्ज किया, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो काहिरा भाग गया था। अब तक की जांच में पता चला है कि सुभाष नीरव मोदी के भाई नेहल के कहने पर काहिरा गया था, जहां उसे डमी निदेशकों को सुरक्षित रखने का काम करना था। सीबीआई का दावा है कि पीएनबी को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी करने के लिए सौंपे गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मुख्य गवाह परब ही है। इसी वजह से सीबीआई उसका पीछा कर रही थी। सीबीआई ने परब के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद एक लंबी डिप्लोमेटिक और कानूनी प्रक्रिया चली, तब जाकर परब को भारत लाने में कामयाबी हासिल हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।